डॉक्टर बेदी जी, देश भर से आए हुए राज्यों के लोक सेवा आयोगों के सभी माननीय अध्यक्षगण, माननीय सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस 24वें सम्मेलन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी किया है उसे आप सबके माध्यम से देश तक पहुंचाने, देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने और आप सबके अलग अलग संघ लोक सेवा आयोग समेत विभिन्न राज्यों में हुए उन नए कार्यों को प्रदेश के अंदर, प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस और यहां के युवाओं की उन आकांक्षाओं को हम वास्तविक व्यवहारिक धरातल पर पहुंचा सकें, इस दृष्टि से यह सम्मेलन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा संघ लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इस सम्मेलन के लिए चुना है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने आगामी अमृत काल की अपनी योजनाओं को लेकर के एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं की क्षमता, उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता को नकार करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज के लिए एक आदर्श नहीं प्रस्तुत कर सकता। और इस दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, इन सब की एक बड़ी भूमिका होती है। आप सब उत्तर प्रदेश में आए हैं। 25 करोड़ की आबादी का यह राज्य देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। देश की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है और देश के अंदर प्रशासन की कार्यप्रणाली की एक प्रयोग स्थली भी है। यहां पर उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उनकी लीला स्थली वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम काशी वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में देश की पवित्र जो 7 पवित्र नदियां इस देश के अंदर प्रत्येक भारतवासी जिनका नित्य स्मरण करता है, गंगा और यमुना,
इन दोनों नदियों का विस्तृत भूभाग उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और उसका संगम भी उत्तर प्रदेश में है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुनिया की एक सबसे उर्वरा भूमि के रूप में भी बदलने का कार्य किया है। ये सच है कि इन देवतुल्य नदियों के कारण उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यंत उर्वरा बनी और अपनी उर्वरता के कारण ही एक बड़ी आबादी यहां पर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में अपनी आजीविका की तलाश करती रही है और संकट के समय में मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करती रही है। ये वही भूमि है। आप इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ के बगल में ही हमारा सीतापुर जनपद है। मेरी सारणी इसी सीतापुर जनपद में है। भारत की वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा को लिपिबद्ध करने की धरती है मेरी सारणी। लखनऊ के पास, लखनऊ से सटा हुआ। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक ऐसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरें हैं जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकता है। उत्तर प्रदेश ने देश की आजादी के आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर देश के आजादी की इस पूरी लड़ाई के दौरान वहां पर कोई भव्य स्मारक न हो और आजादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश से निकली हुई प्रतिभाओं ने स्वतंत्र भारत के अंदर भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। ये वही प्रदेश है जिसने स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी दिए और यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की ही वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी अनेक विशेषताओं के कारण तो जाना ही जाता है, लेकिन उन विशेषताओं के साथ साथ अनेक संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। ये वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। ये वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती है? दीपावली के 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा।
और उस बदलाव की छटपटाहट यहां पर भी महसूस की जाने लगी। लोगों ने उस बदलाव को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया और आज विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए बदलाव आप सबके सामने है। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जब हम लोग 2017 में प्रदेश की सत्ता में आए थे तो उस समय मैं एक बात देखता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई कोई परीक्षा रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जुड़ी हुई या पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी प्रक्रिया रही हो, आपने देखा होगा हर एक में अंबार थी, शिकायतों का अंबार था, न्यायालय के स्टे थे, न्यायालय की गंभीर टिप्पणियां थी। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है, कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, भाई भतीजावाद, जातिवाद, जो लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगा करके समाज को दिग्भ्रमित करते थे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव उनके द्वारा होता था। ये योग्यता और प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं तो क्या था, और न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या करता। जब प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, भर्ती बोर्ड कैसे कार्य करेगा इसके लिए अच्छे ईमानदार अधिकारियों की टीम तैयार की गई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,64,000 से अधिक पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था उस दौरान जब मैं कुछ संसदीय क्षेत्रों में जाता था, लोग कहते थे कि यहां तो फलानी जाति का बाहुल्य है, यहां से बीजेपी नहीं जीतेगी। मैंने कहा ठीक है, आपकी मान्यता हो सकती है लेकिन युवा हमारे साथ होगा। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा इसलिए होगा क्योंकि उसे नौकरी मिली है। कहा उससे क्या होता है? मैंने कहा सड़कों पे दौड़ता है वैसे नहीं दौड़ता है, जब आप सोते हैं तब वो सड़कों पे दौड़ करके अपने को फिजिकली फिट करता है जिससे किसी भर्ती में स्थान पा सके। और उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जिसमें उस समय हम 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कर चुके थे और प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी, इतना सुचितापूर्ण थी कि सभी 75 जनपदों से प्रतिनिधित्व होता हुआ उसमें दिखाई देता। और जब ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, जब चुनाव के परिणाम आए तो जो मैंने कहा था एकदम वही था, परिणाम सब हमारे अनुकूल था। हर गांव का व्यक्ति उन क्षेत्रों जनपदों से हर जनपद का प्रतिनिधित्व भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उन नौजवानों को जिनको कभी विश्वास ही नहीं होता था कि हम भी भर्ती हो पाएंगे, आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और परिणाम जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया है तो कानून व्यवस्था की भी अपनी एक नजीर उत्तर प्रदेश को बनाने में सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि भेदभाव किसी नौजवान के साथ नहीं हुआ। तो अभी अपना जो सबसे अच्छा हो सकता है और प्रदेश के लिए आज दे करके कर रहा है, अनुशासन भी बनाता है, नए नौजवानों को भी इसके लिए प्रेरित करता है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब देश ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की प्रक्रिया को नीति आयोग ने आगे बढ़ाया था
उस दौरान प्रदेश के भी जो देश के 112 जनपद थे उनमें से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के थे। जब नीति आयोग ने ये सूची जारी की थी, उत्तर प्रदेश के 8 जनपद रैंकिंग में 100 से और 112 के बीच नहीं थे। और जब गत वर्ष भारत सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की, जिन्होंने सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ अन्य जनपदों की दौड़ में वे शामिल हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो टॉप 10 के राज्य थे उनमें से उत्तर प्रदेश के 5 थे और टॉप 20 में उत्तर प्रदेश के सभी 8 जनपदों में स्थान प्राप्त किया। कारण था, वे पिछड़े इसलिए थे क्योंकि वहां पर ईमानदारी से भर्ती नहीं हुई, मैन पावर नहीं, शिक्षक नहीं थे। श्रावस्ती इनमें से एक जनपद है। कहते भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक चातुर्मास श्रावस्ती में व्यतीत किए। भगवान राम के पुत्र ने श्रावस्ती बसाई थी और श्रावस्ती में 120 विद्यालय ऐसे थे 2017 के पहले जिनमें एक भी शिक्षक नहीं था। और आज आप श्रावस्ती जनपद की रैंकिंग को देखेंगे, हर व्यक्ति देखेगा, क्योंकि हमने सभी संबंधित विभाग से कहा भाई हर विद्यालय में शिक्षक होने चाहिए, हर चिकित्सालय में चिकित्सक होने चाहिए, कृषि का हो या ग्राम्य विकास या पंचायती राज का या नगर विकास का, वहां पे मैन पावर की आपूर्ति प्राप्त होगी। और फिर हर सप्ताह 15 दिन में उनकी समीक्षा होने लग गई। परिणाम हम सबके सामने है। कुल यानी 6 वर्ष में 5.5 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने की और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता प्रदेश के अंदर हुआ। लेकिन मैं ये भी मानता था ये 24-25 करोड़ की आबादी के राज्य में 5 लाख 5.5 लाख सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, उनको अन्य सेक्टर में कार्य मिलना चाहिए। कार्य करते हुए उनके लिए उस प्रकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और उसके लिए हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाए। प्रदेश के अंदर प्रारंभ हम लोगों ने यही से किया कि परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी है तो वैसी नहीं बड़ी आबादी है, कारण तो होंगे। सबसे और बड़ा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, इस सबके अलावा और भी कुछ होगा। यहाँ के कारीगरों ने, यहाँ के आर्टिजन्स ने, हस्तशिल्पियों ने कुछ तो किया होगा, हमने उसकी मैपिंग करवाई। 75 जनपदों में से 57 जनपद ऐसे थे जिन 57 जनपदों की अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। वैसे मुरादाबाद में क्रॉस का काम बहुत अच्छा होता है, अलीगढ़ हार्डवेयर के लिए जाना जाता है, सहारनपुर वुडवर्क के लिए जाना जाता है, मेरठ स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जाता है, लखनऊ की चिकन कारीगरी के लिए, वाराणसी सिल्क के कार्य के लिए, भदोई अपने कारपेट के लिए, अलग अलग जनपद के पास हमने इसकी मैपिंग करवाई। 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने तय किया कि इस जनपद के साथ भी कोई एक प्रोडक्ट जोड़ना चाहिए और सभी 75 जनपदों को 2018 में ही हम लोगों ने एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक कार्य योजना उस समय लागू की थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में जहां पे 2017-18 में हमारा कुल एक्सपोर्ट केवल 86,000 करोड़ रुपए का था, आज वह लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। यह पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रदेश के अंदर हुए, हमने प्रोडक्ट में डिजाइन के साथ उसे जोड़ा, पैकेजिंग के साथ उसे जोड़ा, उसे हर प्रकार से प्रोत्साहित किया गया, ट्रेनिंग दी गई, कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, बैंकों के साथ जोड़ा गया,
और केवल इसी को यहीं पे सीमित नहीं किया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी प्रदेश के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनाई गई। गांव का नाव है, मोची है, धोबी है, हलवाई है, इनकी ट्रेनिंग हो कि केवल गांव में ही घूमता हुआ न दिखाई दे, बल्कि इसके पास अच्छा शोरूम हो, अच्छा अपना सैलून हो, अच्छा इसका कारोबार आगे बढ़ सके, बैंकों के साथ हम इसको जोड़ सकें। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़े, हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, टूल किट उपलब्ध करवाते हैं, बैंकों का फिर मेला, बैंकों से ऋण लोन मेला लगवाते हैं, व्यापक पैमाने पे कार्यक्रम कराए गए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो था यह मात्र 45-46% था, आज 56% है। और हमारा प्रयास है कि हम इसको इस वर्ष के अंत तक 60% तक पहुंचाने का कार्य करें और इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। इस दिशा में जो प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेश आया। मुझे याद है जब 2017 में मैंने अपनी टीम से कहा था, औद्योगिक विकास विभाग से, कि प्रदेश के अंदर एक इन्वेस्टर समिट होना चाहिए, तो मेरी टीम कितने का लक्ष्य लेके आई थी? मेरे पास आई थी 20,000 करोड़ का। मैंने कहा भी नाम क्या है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कभी इसका नाम हटा दिया, ग्लोबल शब्द हटाओ। ग्लोबल शब्द तभी रखना जब ग्लोबल जैसा इन्वेस्टमेंट भी है। इसका नाम एक इन्वेस्टर समिट है, लेकिन आपने बहुत छोटा रखा है, राशि बहुत छोटी रखी है। 20,000 करोड़ तो कहीं से भी आ सकता है। तो मैंने कहा इसके लिए तैयारी करो, कुछ रोड शो होने चाहिए। एक रोड शो में मैं जाऊंगा और बाकी मैं मंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप कितना मानते हैं? मैंने कहा देखो, मैं तो ये मानता हूं कि जो लोअर लिमिट हो 2 लाख करोड़ की हो, उसके बाद उसके ऊपर जाना चाहिए। पूरी टीम हंसी थी। हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं, उस समय के आईडीसी आज चुनाव आयुक्त हैं, और भी ये लोग आए थे। सब हंसे थे, बहुत जोर से थे। अरे साहब, यूपी में कौन निवेश करेगा? सब यही कहते थे, अरे यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा विधि, आपको अपने बारे में अंदाजा नहीं है क्या? मैंने कहा पहले ही रोड शो में जहां मैं जाऊंगा वहां 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव लेकर के आऊंगा, चिंता मत करें। लेकिन तैयारी आपकी है। तैयारियां हुई। हमें उस समय लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे 2018 में। लेकिन कैसे चेंज होता है? अभी फरवरी में हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपना सही मायने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, और इसमें हमें 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब प्राप्त हुए। आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए निवेश करना चाहता है, लगातार आ रहे हैं। और उसमें से 10 लाख करोड़ का तो हम बहुत शीघ्र ग्राउंड ब्रेकिंग भी करने जा रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हम करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, परंपरागत उद्यम, लोग कहते थे इससे क्या होगा? जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमने कार्य योजना लागू की थी, मैंने कहा देखना ये बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देगा। कहा कैसे इसका पता लगेगा? मैंने कहा देखना, दुर्भाग्य कहूं या संजोग कहूं, 2020 में कोरोना आ गया। लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिक जो अन्य राज्यों में काम करते थे वे उत्तर प्रदेश के अंदर आने शुरू हुए। सड़कों पर रेला आपने देखा होगा। और उस दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। अब इनको कैसे कार्य दिया जाए? मैंने कहा कि देखो, कार्य इनको मिलेगा, कार्य की कमी नहीं होती। मैंने कहा जितने भी हमारे एमएसएमई यूनिट हैं, इन सबको मैंने कहा कि किस कोई 2 व्यक्ति को अपने यहाँ समायोजन करो। अब आश्चर्य करेंगे, 40 लाख बताइए लगा कहाँ चले गए? 96 लाख एमएसएमई यूनिट है यूपी के पास, और इसमें 40 लाख उसमें समाहित हो गए।
बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया। तो लोगों ने कहा सब, मैंने कहा देखो यूपी में जो भी आएगा उसको यूपी में रहने की व्यवस्था हमें करनी है। हमें अपने नजदीक के जो भी नजदीकी राज्य हमारे हैं, यहाँ तक कि नेपाल जाने वाले भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, नेपाल सरकार ने लेने से इनकार कर दिया। हमने नेपाल के सीमावर्ती जनपद जो हमारे थे वहीं पे मैंने उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनवाए, वहाँ उनके खाने की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था और सारी सुविधाएं दी। बल्कि मैंने उन लोगों से ये कहा, मैंने कहा अगर आप कहीं कार्य करना चाहते हैं तो हम आपको जनपद में काम भी देते हैं। हम लोगों ने इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग अपने बंद नहीं होने थे, लगातार चलवाते रहे, कार्य करवाते रहे। परिणाम हम सबके पक्ष में था। बड़े पैमाने पे रोजगार का सृजन यहां पर हम लोगों ने किया, नौकरी दी, निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे लोगों को आगे बढ़ाया। और आज व्यक्ति के मन में एक विश्वास पैदा हुआ अलग अलग सेक्टर में। अगर हमें प्रदेश को निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में स्थापित करना है तो प्रदेश के अंदर उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। आज आप देख सकते हैं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े माने जाते थे। आज दोनों क्षेत्र एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी बन गई। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रयास जब भी होता है ये इसलिए हम सफल हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश की हमारी प्रशासनिक टीम ने न केवल जनता के प्रति संवेदनशीलता के साथ बल्कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसे ओन किया। बिना ऑनरशिप के कुछ भी काम नहीं हो सकता। उसने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे रिजल्ट देना है। और परिणाम था, उसने संवाद बनाया जनप्रतिनिधि के साथ। नहीं तो यहां तो पहले रोज मारपीट होती थी, अधिकारियों में जनप्रतिनिधियों में गाली गलौज होती थी। आज आप देखते होंगे कोई शिकायत नहीं। एक संवाद, जो संवादहीनता थी, लोकतंत्र को बिना संवाद के हम आगे नहीं बढ़ा सकते। आज ये संवाद कायम हुआ, लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। जो पुलिस कभी लोगों के लिए भय और आतंक का कारण बनती थी, आज जनता को उसके प्रति ये भाव दिखाई देता है कि नहीं, ये मेरी सुरक्षा का कारण है, मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी। शिक्षक जो प्लान करते थे, नहीं आते थे, स्कूल नहीं आते थे, अब आश्चर्य करेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में 2017 के पहले केवल 1,34,000 बच्चे थे, 1,34,00,000 बच्चे थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 है और 1,91,00,000 बच्चों के लिए राज्य सरकार के स्तर पर सुविधाएं दी गई हैं। लेकिन जो हमारे पास 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल थे, इन स्कूलों की स्थिति बहुत खराब थी, जर्जर थे, टॉयलेट नहीं थे, फ्लोरिंग नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, बालिकाओं का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, 60% से अब था। आज उसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के
उनमें से 1,40,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग दे दी, अच्छा फर्नीचर दे दिया, स्मार्ट क्लास दे दिया। आपने देखा होगा कल चित्रकूट के जिलाधिकारी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में सम्मानित किया, चित्रकूट जनपद, वहां पर भी ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जो जनपद पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, आकांक्षात्मक जनपद था, उस जनपद में आज कितना परिवर्तन है। आज जाइए वहां टूर दराज के कोल बाहुल्य किसी जनजातीय गांव में जाइए, आज वहां पे बच्चे स्मार्ट क्लास के साथ अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के साथ बैठे होंगे, बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे। ये परिवर्तन उसी शिक्षा विभाग के लोग, जो शिक्षक पहले स्कूल नहीं जाता था, आज अपने विद्यालय के कितने दायित्वों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। और इसमें से हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। टीम, अगर प्रशासनिक टीम चाह ले तो परिवर्तन हो सकता है, ये परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। उस परिवर्तन के वाहक के लिए उस प्रकार का चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, और ये आपकी लीडरशिप में ही ये चयन की प्रक्रिया पूरी होती है। और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम देखें वास्तव में जिसका हम चयन कर रहे हैं, ठीक बात है, ब्रिलियंट हो, अच्छी बात है, सार्थ बुद्धि तो हो, लेकिन और केवल नकल के साथ साथ उसमें अकल भी हो, कार्य करने की सामर्थ्य भी हो, लीडरशिप का गुण भी हो, निर्णय लेने की सामर्थ्य भी हो, और आम जनमानस के बीच में कॉमन मैन के प्रति उतना ही संवेदनशील भी है। क्योंकि एक संवेदनशील प्रशासन ही जन विश्वास का प्रतीक बन सकता है। संवेदनहीन व्यवस्था, लोकतंत्र में हम आम जनमानस की उपेक्षा नहीं कर सकते, उसकी अनदेखी करके हम किसी व्यवस्था को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कल्पना कर रहे हैं। यह एक जो स्वप्न जैसा होता है, इसको कभी नहीं कर सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए अधिकाधिक संवेदनशील, जनता के प्रति संवेदनशील, एक गरीब के प्रति संवेदनशील, उसका नाम, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब पूछे बगैर उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको शासन की योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। हम भेदभाव उस विशेष के साथ नहीं कर सकते। ऐसा प्रशासन जब रहेगा तो जन विश्वास का प्रतीक रहेगा। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों की आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं, लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है, एक जवाबदेह शासन होता है। लेकिन शासन और जनमानस के बीच में, आम जनता के बीच में जो सेतु का काम करेगा, एक संवेदनशील प्रशासन ही करेगा। उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उसी को कार्य करना होता है, उसका चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ देना, एक विश्वास का प्रतीक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने देखा होगा कि अभी मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक परिणाम को देख रहा था और मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि जो टॉप 10 थे उनमें से 8 केवल बालिकाएं थी। जो मेरिट सूची आई थी उसमें 10 की, उसमें से 8 बालिकाएं उसमें आई थी टॉप में।
और 30% से अधिक बालिकाओं ने उस जो सूची निकली थी उनमें 30% बालिकाएं पास हुई। ये दिखाता है कि जब बिना भेदभाव की, और 75 में से 67 जनपदों का भी प्रतिनिधित्व उसमें हुआ, 67 जनपदों से भी लोग चयनित हुए। एक विश्वास, आप सोचिए, जिस जनपद में, जिस गांव में कोई नौजवान यूपीएससी की या स्टेट की किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ता है तो समाचार पत्रों में वहां पे बैनर न्यूज बनती है उनकी कि संघ लोक सेवा आयोग की फलानी परीक्षा में इस बच्चे का या इस बेटी का चयन हुआ है। लोगों के लिए सुर्खियां बनती हैं, क्योंकि आज भी क्रेज है सर्विस की, और उस सर्विस की क्रेज होने के नाते लाखों बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। लोग देखते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू उनके छपते हैं। आप सोचिए कि एक साथ 75 में से 67 जनपदों में ये समाचार छपे होंगे ना। तो एक समाचार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम दे दिया, लेकिन परिणाम अगर केवल भेदभाव पूर्ण होता, प्रयागराज में छपता, बहुत होता, लखनऊ में छपता, प्रदेश के अंदर छपता तो एक कॉलम की न्यूज बनकर के रह जाती। लेकिन वहां से कॉलम की न्यूज उन्होंने दी, लेकिन कॉलम की न्यूज जब जनपद में पहुंचती है तो 6 कॉलम का इंटरव्यू उस सफल अभ्यर्थी का होगा जिसका चयन उसके साथ हुआ है। उनके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रों और समाज के तमाम शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। लोगों के मन में विश्वास पैदा होता है बिना किसी सिफारिश से, योग्यता के आधार पर। इससे बड़ा सामाजिक न्याय और क्या है? अगर हम बिना भेदभाव की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही तो है सबका साथ, सबका विकास, यही है सबका विश्वास और सबके प्रयास, सबने मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। और वो प्रक्रिया इतनी अच्छे ढंग से आगे बढ़ी है कि आज मैं देखता हूं प्रयागराज में अब लोक सेवा आयोग के कार्यालयों का घेराव नहीं होता। 17 के पहले क्या स्थितियां, भयावह दृश्य होते थे। युवा सड़कों पे होता था, सुसाइड करता था, मैं योग्य हूं, मेरा चयन नहीं हुआ। लेकिन आज दृश्य नहीं है। आज हर नौजवान इस बात को कहता है, नहीं साहब अच्छा हुआ। आज वह जानने का इच्छुक होता है, उसके मन में एक विश्वास है और तैयारियां करेगा। प्रयागराज जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जहां पे 2.5 से 3 लाख छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर समय मौजूद है। वहां किसी भी घर में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को या अन्य संस्थानों के द्वारा संचालित छात्रावासों में भी बहुत आयत में छात्र रहते हैं, सभी तैयारी करते हैं, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी में लीन रहते हैं। अब वह प्रयागराज अव्यवस्था का नहीं, बल्कि लोक सेवा आयोग की शुचितापूर्ण पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया से संतुष्ट होकर के उसे अंगीकार करता है, उसे स्वीकार करता है, उस प्रक्रिया के साथ जुड़ता है। लेकिन बहुत सारे परिवर्तन अभी हो सकते हैं, और भी क्या कुछ किया जा सकता है, ये जानने का एक अवसर होगा जब आजादी के 75 वर्षों की यात्रा के दौरान भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। इस दौरान हमें एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाना है, और उस यात्रा के साथ जुड़ते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सचमुच सभी संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्यों के लोक सेवा आयोग, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। चयन की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश यानी देश के युवाओं के उन आकांक्षाओं को एक नई उड़ान देने के लिए हमें आगे बढ़ने की तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा।
कौन से ऐसे अच्छे प्रयोग अलग अलग राज्यों ने किए हैं, तो जानने का भी एक अवसर होगा और स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो यह देश के हित में होगा, युवा शक्ति के हित में होगा और युवा शक्ति अगर विश्वास से भरपूर है, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ रही है, तो उसकी प्रतिभा का लाभ अवश्य देश और समाज को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि कल भी मुझे आप में से सभी जो राज्यों के लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण आए हैं, उनके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे प्रसन्नता है, अलग अलग यानी पूरब से भी है तो पश्चिम से भी है, उत्तर से भी है, दक्षिण से भी, यानी दक्षिण में तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र से, कर्नाटक से का भी प्रतिनिधित्व है। पूरब में नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम, इन सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यानी सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका यह सम्मेलन अपने आप में एक लघु भारत का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आप भारत के अलग अलग राज्यों से हैं तो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के जनमानस की आकांक्षाओं को भी यहां पर प्रस्तुत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसे बहुत कुछ जानने, सीखने का अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। आप अपने अनुभवों का लाभ यहाँ पर देकर के जाएंगे और हमें प्रसन्नता होगी कि आपके 2 दिवसीय 24वें सम्मेलन के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों में भ्रमण करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो। आप उधर वहाँ पर आप जाएं, हमें प्रसन्नता होगी। लखनऊ से 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की दूरी में आपको अयोध्या, 1 घंटे की दूरी में नैमिषारण्य या हमारा एक पौराणिक और ऐतिहासिक शहर लखनऊ है, लखनऊ में भी बहुत कुछ देखने जानने का अवसर यहाँ पर भी प्राप्त हो सकता है। काशी जाने के लिए भी यहाँ से व्यवस्था होगी और प्रयागराज या अन्य क्षेत्रों में भी आपको देखने का अवसर प्राप्त होगा। हमें प्रसन्नता होगी अगर आप देश के इतने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 23 राज्यों से अधिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारे संघ लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ सदस्य सामान्य चौबे जी भी, लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला जी भी इसमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग प्रदेश के अंदर प्रदेश की इन आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का भी अवलोकन कर पाएंगे या पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी अवलोकन कर पाएंगे। तो हमें प्रसन्नता होगी वहाँ तक आपको पहुँचाने, उनका परिचय करवाने में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होगी। आप सभी का उत्तर प्रदेश आगमन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और एक दूसरे के साथ हम परस्पर अपने अनुभवों को साझा करने के साथ साथ सफलतम प्रयोगों को आगे बढ़ा करके देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों के इस 24वें सम्मेलन के अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।